वीडियो में जानते हैं कि भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो कहां से लोग और कौन पहला भारत पर मुस्लिम आक्रमण कहां के लोग किए थे, ये आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। देखिए 4 स्टेप में मुस्लिम आक्रमण टोटल हुआ था। एक था क्या, एक था जो अरब पहले बार जो आया था, मुस्लिम आए थे आक्रमण करने के लिए, यानी हमला बोलने के लिए, हमला क्या बोलने के लिए, लूटने के लिए आए थे। इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इस भारत को मतलब सामान जितने सोने चांदी सब कुछ थे, ये सब 4 के 4 आए थे। ये चारों लूटने के लिए आए थे, सोचे हम चले और लूटे। इनमें से सिर्फ बाबर ही था जो कि बसने के लिए आया, लूटने के लिए नहीं आया था। अब आप लोगों को ये वीडियो में जब मैं बताई थी महमूद गजनवी के विषय में कि इसने आक्रमण किया था 17 बार, टोटल 17 बार, लेकिन आप कैसे कंफ्यूज हो गए थे? अब कंफ्यूज आपको नहीं होना है अभी, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। तो जब मुस्लिम आक्रमण हुआ था 4 स्टेप में हुआ था। एक हुआ था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था जो अरब से आया था। तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण अरब से हुआ था, ध्यान में रहे। दूसरा में हुआ था तुर्क से, अब दूसरे में नहीं, 2 बार तुर्क वालों ने किया था। 2 मतलब अब एक ही नहीं, 2 थे। कौन? अफगानिस्तान में एक गजनी जगह एरिया है, गजनी एरिया है, उस गजनी एरिया का था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। इसने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। इसके बाद यही तुर्क जाति के अफगानिस्तान से एक गौर एरिया है, अफगानिस्तान का गौर एरिया है, इस गौर एरिया से एक और आया था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी भी आया और बहुत सारे लूटा, धन दौलत, और अपने देश को ले लेके चले गए सब। लेकिन अभी आपको कैसे समझ में आएगा कि मोहम्मद गौरी कैसे यहाँ पे बसा? ये बसने के लिए नहीं आया था, ये भागने के लिए आया था। ये जो महमूद गजनवी है ये भी आया और लेके अफगानिस्तान, ये ईरान का था। इसका पिता जो सुद्दुकुद्दीन का नाम था उसका, वो यहाँ का नहीं था, ये भी ईरान का था। ये भी आना चाहता था लेकिन आया नहीं। ये इसका बेटा आया जिसका नाम था महमूद गजनवी। ठीक है, अब ये 4 स्टेप में आपको देखना है। चौथा स्टेप देख लीजिए क्या है। अफगानिस्तान में एक जगह है फलगाना, वहां का था बाबर और वो भी आया था, लेकिन ये यहाँ पे लूटने के लिए नहीं, यहाँ पे बसने के लिए आया था। क्या आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं? माइंड आपको डेवलप कर देगा फटाफट। बस 4 स्टेप इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। 4 स्टेप समझ में आया? एक अरब यात्री, एक तुर्क, दूसरे में भी तुर्क, 2 मुस्लिम तुर्क जनजाति, मतलब तुर्क जनजाति से आए थे सब, और एक गजनी का था और एक गौर का था, और एक था बाबर जो फलगाना का था। ये आए थे यहाँ पे लूटने के लिए। लूटने में इन्होंने पहले जो लूटा उसका जो नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ये आया और भारत में आके सोचा कि हम चलते हैं। तो ये सिंध एरिया में पहले पहुंचा। कब आया था? 711 से 712, यानी 712 में इसने आक्रमण कर दिया था। और कहाँ किया था? ये 2 जगहों पे किया था, एक का नाम था सिंध, एक का नाम था मुल्तान। ये दोनों पाकिस्तान में है। जब ये पहुंचा कि हम जा रहे हैं और वहां पे जाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम वहां पे बहुत चीज को लूट के लाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि भारत जो है सोने का चिड़िया है। तब इस सोने के चिड़िया को लूटने के लिए हम लोग चलते हैं। वहां पे सोना बहुत ज्यादा है और हर एक चीज वहां मिलेगा, हम चलते हैं लूटने के लिए। क्या यही मुस्लिम ही आए थे लूटने के लिए? अंग्रेज भी आए लूटने के लिए। जितने लोग आए लूटे, फिर भी बचा खुचा अपना भारत भारत ही है। अरे कोई समुद्र से एक मुट्ठा पानी निकालेगा तो फिर समुद्र का पानी खाली नहीं हो जाएगा। समुद्र का पानी कोई अगर एक लोटा निकाल दे, एक अंजुरी निकाल दे, कितने भी निकाल दे, तो इससे कम नहीं हो जाता है, इससे और ज्यादा। मतलब कि क्या समझ में आएगा कि अरे कहाँ, पता ही नहीं चला कहाँ से वो निकला है। तो इस तरीके से कितना भी कोई लूटा, लेकिन अभी भी भारत अपना इकोनॉमिक्स के हिसाब से अभी भी ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, इसकी जीडीपी देखिए, जीडीपी के अनुसार अभी भी ठीक ठाक है। कितना भी इसे मान लो 5वां 6वां पोजीशन लाना, ये भी ठीक है। जब जितना लूटने के बाद भी इतने पोजीशन पे आया तो बढ़िया नहीं है भाई, वो भी बढ़िया है। क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? लूटा, लूट के ले गया। और वो जो आक्रमण किया था ये रावल का
का युद्ध था सिंध में, वहां का जो एक राजा था उसका नाम था दाहिर, और दाहिर से इसने युद्ध किया और बहुत सारे सोना चांदी को लूटा। और उस समय सिंध जो था पाकिस्तान जो भारत में था, और सिंध का एरिया जो आता है पाकिस्तान में आता है, आया लूटा और यहाँ से लेके इसने गया। ठीक है, लेके जा कोई दिक्कत नहीं, उसने वो किया। लेकिन कौन सा युद्ध में? रावल की युद्ध में। ध्यान में आ रहा है? सिंध में रावल की युद्ध में इसने ये चीज को लूट लिया। जैसे ही आया मोहम्मद बिन कासिम, इसने क्या किया था कि इसने इस्लाम धर्म को फैलाना स्टार्ट कर दिया। बौद्ध धर्म में चलता था, जैन धर्म, और बौद्ध धर्म के विषय में, जैन धर्म के विषय में आपको बता दी हूं क्या हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म चलता रहा, लेकिन ये जैसे आया ही तो जैसे देखा कि धीरे धीरे लोग कमजोर पड़ते जा रहे हैं, ज्यादातर धर्म वही हिंदुओं को ज्यादा टॉर्चर करने लगा, और कहा क्या कि आप लोगों को इस्लाम धर्म को मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हो तब आप पे जजिया कर लगाया जाएगा। अब जजिया कर लगाया इसने, कहा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये भी बहुत मतलब कि जो टॉर्चर करने वाला चीज होता है, वैसे ये इसको चाहिए तो चाहिए। चाहे हिंदुओं को कहा था कि तुम भैया ये इस्लाम धर्म को मानो, लेकिन कोई नहीं, फैलाना स्टार्ट कर दिया इसने। लेकिन पूरी तरीके से इसने नहीं फैलाया था। अभी फैलाने के लिए अभी आएगा, यहाँ पे ऐबक आएगा, इसके बारे में आपको बताऊंगी। जो मोहम्मद गौरी में आया था, ठीक है, महमूद गजनवी में नहीं। तो जजिया कर लगाया इसने। उसके बाद इसने कहा कि देखो भैया, हम इतने भी बेदर्दी नहीं है कि हम किसी का दर्द न समझ सकें। इसने क्या किया, इसने कहा देखो भाई, बच्चे से हम कर नहीं लेंगे। 5 लोगों को ऐसे कह दिया कि हमने कर नहीं लेना है। एक उसने बच्चा पे कर नहीं लगाया कि हम ये जजिया कर बच्चे पे नहीं, वो कहां से देंगे। एक विकलांग जानते हो ना, विकलांग, हाथ पैर, हाथ गोड़, आंख मुंह, कुछ भी जैसे भी विकलांग हो, उन पे इसने कर नहीं लगाया। एक और किस पे कर? महिलाओं पे। महिलाएं क्या कमाने जाती हैं? आदमी से ले रहे हो तो महिलाएं देंगी कमा के। उस समय की, आज की महिलाएं जो हैं, आज की महिलाएं पे कर भी लगाएगा कोई तो चाहे कमाती है दे देंगे, लेकिन महिलाओं पे उतना कर और नहीं लगाना चाहिए। कहाँ उतना ज्यादा ड्यूटी करे, पति से दोनों से लोगे कर, नहीं देगी, और महिलाएं नहीं देगी। ठीक है, ध्यान में आपके रहे, ये कर के विषय में आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद इसने बच्चों पे, विकलांग पे और महिला पे कर नहीं लगा। एक बूढ़ा व्यक्ति आज नहीं कल टपक जाएगा, उसको खाने के लिए खुद नहीं है, दूसरे को क्या देगा कर, इसने उस पे कर नहीं लगाया। एक ब्राह्मण को बोला कि ना ब्राह्मण से नहीं लेना है, नहीं तो यहाँ तो ठीक ठाक है ले लेंगे, आज जब भगवान पे जाएंगे ना तो बड़ी भगवान कहेंगे कि इधर आ, सारे पैसा मुंह में ठूस देंगे, कहेंगे इधर आ, तू ले कितना लेगा, पूरा मुंह में डाल देंगे, भैया मुंह उस समय भी फट जाएगा। तब इसने 5 लोगों पे कर नहीं लगाया था। क्या ठीक ठाक है, इसने कर नहीं लगाया इन लोगों पे। लेकिन वही जब मैं आपको गुलाम वंश के बाद तुगल वंश पढ़ाऊंगी, तुगलक वंश जब पढ़ाऊंगी आपको, उस तुगलक वंश का एक राजा रहेगा, वो ब्राह्मणों पे कर लगा देता है, ब्राह्मणों पे भी कर लगा देता है। ठीक है, वो क्या करता है, ब्राह्मणों पे भी कर लगा देता है। लेकिन इस ब्राह्मण पे कर लगा दिया, लेकिन इसे रोक दिया गया। अकबर ने इसे रोकना स्टार्ट कर दिया। फिर इसको भैया रोक दिया गया, कहा कि ये कर और लगाना ठीक नहीं है। औरंगजेब के समय में यहाँ पे सारे इसको खत्म करवा दिया गया। नहीं, औरंगजेब ने सब पे कर लगा दिया था। मोहम्मद शाह ने पूरे तरीके से जजिया कर को हटवा दिया था। किसने? पहले अकबर ने इस कहा कि नहीं लिया जाएगा, अब कर और नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फिर औरंगजेब आया, कहा ना सब लोग कर देंगे। फिर मोहम्मद शाह आया, पूरी तरीके से इसे समाप्त करवा दिया। देखो, अब ये आपने औरंग यात्री के विषय में और मोहम्मद बिन कासिम के विषय में आपने समझ लिया। ये मुस्लिम आक्रमण थे और भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमण यही मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसके बाद आया था दूसरा, और जैसे ही इसके बाद दूसरा आया था, उसका नाम था महमूद गजनवी। ये तुर्क जनजाति और अफगानिस्तान के गजनी का था। ध्यान में रहे, कहां का था? अफगानिस्तान के गजनी का था। और ये आया गजनवी जब आया था तो 1000 से लेके
1027 तक इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। टोटल कितने बार? 17 बार आक्रमण किया था। ध्यान में रहे, उस बार भी आपने मैसेज कर दिया कि मैम आप मोहम्मद गौरी कह रही हैं, मोहम्मद गौरी 17 बार नहीं, मोहम्मद गौरी नहीं, महमूद गजनवी ने 17 बार टोटल आक्रमण किया था। बाबू आपको ध्यान में होना चाहिए, समझ में आना चाहिए ध्यान से, ठीक है। 17 बार आक्रमण किया था। सुबुक्तुद्दीन के बेटा था, किसका बेटा? ये भी आया था, इसका बाप भी आया था, सोचा कि हम भी चले भारत पर आक्रमण करने, लेकिन कहा कि ना, पहले भारत पे नहीं जाते हैं, ये सब इराक से आए हुए, ईरान से आए हुए थे। ईरान एरिया देख रहे हो ना, मैप में निकालना ईरान का, उसके बाद चलना यहाँ पे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से इसका बेटा आया, और इसका बेटा अफगानिस्तान से आया और सोचा कि हम चलते हैं लूटने के लिए, ठीक है। आए अपने साथ साथ लेखकों को लेके आए कि देखो जो जो हम लूटेंगे ना और जो जो काम करेंगे उसको तुम लोग लिखते जाना है कि हमारा नाम होगा। नाम के लिए तो बहुत लोग बदनाम हैं कि हमारा नाम आगे चले। तो ये नाम के लिए इसने क्या किया था कि इसने नाम के लिए अपने साथ एक लेखक को लाया था जिसका नाम था अल-बरूनी। इसका नाम क्या था? अल-बरूनी। कौन लाया था? महमूद गजनवी ने एक लेखक को लाया जिसका नाम था अल-बरूनी, और एक का नाम था फिरदौसी और उत्बी। इसका नाम तीन तीन लेकर आया, कहा कि जो जो हम लिखेंगे ना, जो जो हम करेंगे काम, उसको तुम लोग लिख देना, फट 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 पूरा जगह पे लिख देना। बोला क्या ठीक है, बड़ा समझदार हो, अपने साथ लेके मुझे चल रहे हो। तो इसने 16वां आक्रमण, देखो छोटे छोटे बहुत सारे आक्रमण इसने किया था। जो वंशज चल रहे थे ना, हर एक वंशज पे, जैसे कि ये वंश चलने स्टार्ट हो गया, वहां पे गया, जैसे कि काकतीय वंश आया, जैसे यादव वंश आया, यहाँ इसका बहुत सारे जो क्या होते हैं, गुलाम होता है, सेनापति होते हैं, ये सब आए आक्रमण किए। तो छोटे छोटे वो सब थे, आए किए चले गए। वो आपको वंश जब बता रही थी तभी आप उसमें ध्यान दे लेना, ठीक है। यादव वंश चाहे आपका काकतीय वंश, किसी भी वंश में। लेकिन जो 16वां आक्रमण इसने किया था, ये बड़ी, यही सरनाम है भैया 16वां आक्रमण, क्योंकि भारत में आया सोना लूटने के लिए, और ये जैसे ही सोमनाथ मंदिर पहुंचा गुजरात में, और वहां का सोना लूट के, और वहां का क्या चीज लूटा? मंदिर को ही उखाड़ ले गया, मंदिर को उखाड़ के लेके चला गया। उस समय गुजरात का जो राजा था उसका नाम था अजयपाल। अजयपाल ने कुछ किया ही नहीं, और ये आया महमूद गजनवी, ये लूट के चला गया। बताओ 1000 से लेके 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण कर दिया। टोटल कितने साल में? 27 साल में ना भैया, 1000 में आया 1027 साल में 17 बार इसने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करके यहाँ से सोमनाथ में घुसा और मंदिर वहां पे टांग टूंग के लेके चला गया था। इसका सेनापति था, किसका? महमूद गजनवी का सेनापति। अब सेनापति पूछेगा फिर भी आप बता देना, सेनापति कौन था? अयाज था, अयाज सुल्तान इसके सेनापति का नाम था। किसके सेनापति का? महमूद गजनवी के सेनापति का अयाज सुल्तान इसका नाम था। और इसने 17वां जो आक्रमण सिंध एरिया में किया था, तो इसको जाट ने बड़ा तेज मतलब मार पीट के ठीक ठाक कर दिए थे। कहे बहुत दौड़ लगा रहा है, चल तू आजा। अब इसको तोड़ ताड़ के छोड़ दिए सब। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु जो होती है ना, कहा जाता है कि इसकी मृत्यु जाट के मार से या फिर इसके ज्यादातर कुकर्मों से इसको भोगना पड़ा था। इतना ज्यादा कुकर्म कर दिया था, बहुत लोगों को मार काट दिया था। सोमनाथ मंदिर लूटने में क्या मारा नहीं होगा? बहुत लोगों को मारा, हमेशा युद्ध करना, मार करना। तो इसने क्या किया कि यहाँ तक आप लोगों को दूसरे तुर्क वाला में आपने समझ लिया। तो जो मुस्लिम आक्रमण 4 स्टेप है, इनमें से आपने अरब के बारे में और ये गजनी तुर्क जनजाति वाले जो थे इनके बारे में आपने समझा। अब यहाँ पे देखिए दूसरे में आया तुर्क जनजाति यानी अफगानिस्तान यानी गौर का। अब गौर के बारे में बड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि जब हम मोहम्मद गौरी के विषय में आप पढ़ोगे तो इसको बड़ा ध्यान से समझना आप मोहम्मद गौरी के विषय में। इन दोनों ने लूटा और चला भी गया, इन दो रहे नहीं चले भी गए। बोले कि ना बस में बसना नहीं है, बस हमें लूटना है, लूटे और चले गए। लेकिन जो ये आया था ये भी लूटने के लिए था। मोहम्मद गौरी आया था भारत में, ये भी लूटने के लिए आया था, लेकिन इसकी कहानी उल्टी पड़ गई।
और जब ऐसे ही उल्टी पड़ गई इसकी कहानी, तो इसने दिल्ली सल्तनत बना दिया। दिल्ली सल्तनत में वंशज तैयार करना स्टार्ट कर दिया, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये सारे वंशज इसने धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए। भैया क्यों आना स्टार्ट हो गए, तो ये आपको समझ में आएगा। जब ये आया था 1175 में, तो ये मुस्लिम राज्य में वापस लाने के लिए राज्य का ये लड़ना स्टार्ट कर दिया। बोला कि देखो भैया, हमें जरूरी है कि हमारा मुस्लिम भाई सब लोग आए और यहाँ पे रहना स्टार्ट करें। मुस्लिम उस समय कौन लाया था, इस्लाम धर्म को ये लाया था ना, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन यहाँ तक इससे आपसे नहीं पूछेगा। दूसरा जिसने मतलब जो पहला अब आक्रमण इसने किया था, इसने 1178 में इसने गुजरात में आक्रमण किया। वहां का राजा जो नाम था, उसका नाम था मूलराज नाम था। मूलराज ने क्या किया कि इसको पराजित कर दिया, यानी गुजरात में आया था 1178 में। कौन आया था, मोहम्मद गौरी आया भारत में और सोचा कि हम चले और पहले गुजरात में ही हमला बोलते हैं, आक्रमण बोला, युद्ध करना स्टार्ट किया। तब इस राजा ने इसको पराजित कर दिया, पीट पाट पूछ काछ के भेज दिया, कहा अरे बाप रे बड़ी मारते हैं सब, ये चला गया। ठीक है, जब मारा और सब ने दौड़ा के तो भाग गया, बोला बड़ी मारते हैं सब, ये जो भारत के लोग हैं ना बड़ी मारते हैं। ठीक है, और जाट को तो जानते हो, औरतें भी उठा लेती हैं लठ ना तो धो डालेंगी। ये हरियाणा का एक रूल है, गुजरात हरियाणा ये सब इधर साइड में सब एरिया वाले बड़ा बढ़िया होती हैं सब। ठीक है, तो यह धो धा दिए। ठीक है, अब 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध चल रहा था। प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ, पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के साथ इसकी युद्ध छिड़ गई तराइन के युद्ध में। ये हो रहा था हरियाणा में। हरियाणा में एक जगह है, वहां पे हो रहा था तराइन का युद्ध, और यहाँ पे ये युद्ध होना स्टार्ट हो गया इन दोनों का। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने इसको मार के भगा दिया तराइन के युद्ध में। ये पृथ्वीराज चौहान जीत गए और इसको पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बार बार हराते गए और ये भागता गया, इसको ये मारते गए। ये जैसे ही भगाते गए, पृथ्वीराज चौहान मतलब कि बहुत ठीक ठाक जैसा था कि मतलब उसने मार के भगाता गया इसको, किसको, मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी देखा कि अब तो जीत नहीं पाएंगे, ये चला गया अपने कहाँ पे, गौर यानी गौर चला गया, अफगानिस्तान में चला गया। अब कहा कि अब क्या करें। अब इसी में एक घटना होती है। अब उस घटना का नाम क्या है कि एक राजा उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक राजा रहता है जिसका नाम रहता है जयचंद्र। तो यूपी का राजा रहता है जयचंद्र। इधर से अजमेर में राज करते हैं कौन, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में भारत में पूरे जगह से प्रचार हो गया। भैया एक है अजमेर में, पाकिस्तान है, यहाँ पे एक राजा है जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। जब मोहम्मद गौरी आता है उसको मार के भगाते हैं। और जब 1191 में जब युद्ध हुआ था तो इसके साथ उत्तर प्रदेश का राजा जयचंद्र भी युद्ध किया था और वो दोनों मिल के इससे गौरी को भगा दिए। इसके बाद इसकी जयचंद्र की बेटी थी, वो देखी पृथ्वीराज चौहान बड़ा ठीक ठाक, मतलब युद्ध करने में ठीक ठाक है, तो इसने क्या की, ये क्या करती, उसको पसंद करने लगती थी पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान से इसकी मतलब सोचती है कि हमारा शादी हो जाए इससे, लेकिन उसका पिता जयचंद्र करता नहीं है उसकी शादी। तो वो उसकी बेटी को लेके चला जाता है। जब उसको भगा के ले जाता है, इस चीज के मन में मतलब जयचंद्र को खटक जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे, वो गढ़वाल वंश का वो राजा था जयचंद्र, उत्तर प्रदेश में है। ये देखा कि अरे ये मेरी बेटी को कैसे लेके चला गया पृथ्वीराज चौहान। अब ये देखा कि अब ये हार किससे सकता है, सोचा कि गौरी के पास चलते हैं और गौरी से कहते हैं कि देख भाई, तुझे तराइन का जब प्रथम युद्ध हुआ था उसमें तेरे को ही हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान। अब ये काम करते हैं कि चलो हम दोनों में हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। जयचंद्र ने कहा कि हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। भारत में वही गद्दार हुआ है, गद्दार वही हुआ, कौन, जयचंद्र ने कहा कि चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और तुम पृथ्वीराज चौहान को खत्म कर देना, उसने मेरी बेटी को लेके गया है। बोला ठीक है।
आया गौरी, फिर गौरी आया 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध स्टार्ट हो गया। अब इसमें तो सपोर्ट मिल गया किसका, जयचंद्र का, और जयचंद्र ने और गौरी ने, इसका सपोर्ट मिलने के बाद गौरी ने जयचंद्र इसको पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया, हरा दिया और अपने गौर लेके गया और उनका बहुत ज्यादा मतलब कि मार के आंख कान निकाल लेना उसका, ये मतलब अलगे तरीके से उनको टॉर्चर ज्यादा किया, टॉर्चर किया। अब पृथ्वीराज चौहान को ले गए, उसके बेटी को भी खत्म कर दिया, बेटी भी जीवित नहीं रही। किसकी बेटी, जयचंद्र की बेटी भी जीवित नहीं रही। अब इसके बाद इसने कहा कि ठीक है ये तो एरिया हमारा हो गया, गौरी ने पूरे एरिया को जीत लिया, अब दिल्ली तक इसका पूरा दिल्ली उल्ली सब इसका हो गया, गुजरात गुजरात अजमेर सब इसका हो गया। कहा कि अब तो हमारा है। बचा था उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में राज कौन करता था, जयचंद्र। अब जयचंद्र को क्या किया कि 1194 में एक फिरोजाबाद के में चंदवार में युद्ध हुआ था। चंदवार वहां पे एक एरिया है फिरोजाबाद में, और वहां पे जयचंद्र को हरा दिया था पूरी तरीके से, उसको मार दिया और कहा लो ये भी मेरा है, और पूरे एरिया पर अपना राज करना स्टार्ट कर दिया। और राज करने के बाद ये अपने गौर लूटने के बाद ये चला गया गौर, कहा हम चलते हैं अफगानिस्तान अपने देश को। लेकिन वहां जैसे ही गया तो उसके देखो उसके पास 4 गुलाम थे, 4 क्या उसके पास बहुत सारे गुलाम थे, जिनमें से 2 गुलाम के विषय में आप लोग को जानना जरूरी है और किसी के बारे में नहीं। एक था गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक था बख्तियार खिलजी। अब यार दोस्त ख्वाजा इसके बारे में नहीं समझना है, कुतुबुद्दीन जो ऐबक था और बख्तियार खिलजी था, इसके 2 मतलब प्रमुख, क्योंकि इन्हीं के बारे में आगे हम लोग को पढ़ना है। और एक और चीज ध्यान देना, जब गौरी आया था गौरी के साथ एक सूफी संत आया था जिसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आया था यहाँ पे। इसके बाद जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी शादी गौरी के मतलब इस गौरी के लड़की से कर लेता है, क्योंकि सोचता नहीं कि हम अपने एक गुलाम से शादी करेंगे। लेकिन लड़की कहती है देखो बाबूजी ठीक ठाक है, पिता से भी हम लोग का शादी उदी कर दीजिए इनसे, अन्य फिर वही मार धाड़ होगा, इससे अच्छा है कि हम जब पसंद करते ही हैं तो हमारे शादी इनके साथ कर दीजिए। कहा चलो कोई बात नहीं। अब सोचा कि ये तो हमारा गुलाम है, ये रहेगा कहाँ, गौर में रहेगा, हम गौर में इसको रखेंगे नहीं रखेंगे। इसके लिए इसने दिल्ली में स्थान दे दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली में स्थान दे दिया। लेकिन आया नहीं था लूटने के लिए गौर, मतलब ये गौरी जो आया था लूटने के लिए आया था, बसने के लिए नहीं आया था, लेकिन बस गया। अब बसा कैसे, क्योंकि उसने अपने दामाद और बेटी को बसा दिया, कहाँ पे, दिल्ली में। जब उसने दिल्ली में बसा दिया तो उसी को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में जो आएंगे 5-5 गुलाम आएंगे, उनके 5-5 वंशज आएंगे, उनके विषय में भी आपको पढ़ाना है। उसके बाद आपको बाबर के विषय में बताना है। बाबर के विषय में आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, लेकिन यहाँ तक अभी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये गुलाम इसके होते हैं, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में। इसके खोखर जनजाति के लोग इसको मार देते हैं, और मारने के बाद ये मर जाता है, वहां पे इसकी मृत्यु हो जाती है 1206 में। और 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश चलना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा वंश, गुलाम वंश चलना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गया। दिल्ली सल्तनत कब, जब ऐबक आया। ऐबक कब आया, ऐबक आ गया 1206 में आ गया दिल्ली में, और उसी समय अपना दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर दिया। तो दिल्ली आया और गुलाम वंश का इसने स्थापना किया। अब गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था, तो आप बता सकते हो कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना किया था। अब यहाँ पे ध्यान समझना, ये जो आपको बताई हूं कि बख्तियार खिलजी ये गौरी का गुलाम था, लेकिन एक कुतुबुद्दीन ऐबक का तो गुलाम नहीं था, ऐबक का तो गुलाम नहीं था ना। तो इसने क्या किया कि इस बख्तियार खिलजी को अपना सेनापति बना लिया, क्योंकि इसका बाद में पूरे वारिस हो गया, ऐबक हो गया, गौरी का पूरे साम्राज्य का वारिस हो गया। इसको साम्राज्य सौंप के गौरी खत्म हो गया,
अब ये इसके सारे साम्राज्य को संभालने के लिए यही आया, ऐबक आ गया। अब ऐबक इसके साम्राज्य को संभालना स्टार्ट कर दिया और इसको दिल्ली में बसा दिया गया। इसी को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। अब गौरी आया दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत के विषय में हम लोग को पढ़ना है और दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंशज आएंगे उसके विषय में पढ़ना है। बस आपको अभी समझ लीजिए कि जो ये बख्तियार खिलजी बाद में किसका बन गया। बख्तियार खिलजी ही मतलब मान लीजिए कि बख्तियार जो खिलजी था ना, बख्तियार खिलजी इसका सेनापति बन गया। पहले उसका गुलाम था, इसका तो गुलाम नहीं रहेगा, इसका गुलाम दूसरा आता है। इसका गुलाम का जो नाम रहता है उसका नाम रहता है इल्तुतमिश। उसके किसके गुलाम का? ऐबक के गुलाम का नाम रहता है इल्तुतमिश। लेकिन ये इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि जो ऐबक है ना ये गौरी का गुलाम था। इसने क्या किया कि इल्तुतमिश को अपना गुलाम बनाया। तो ये अपना राजगद्दी नहीं लिया था, ऐबक राजगद्दी अपना सिंहासन नहीं लिया था। सिंहासन लिया जाता है वहां पे लिया जाता है भैया कि हम इस लायक हैं। आप फिल्म में देखे होंगे, हर जगह देखे होंगे, आप रामायण में आप राम के विषय में देखिए कि राज तिलक होता है तब ये राजा बनेंगे। राजवंश है, वहीं पे राजा लोग हैं, राजा का बेटा राजा ही बन सकता है। लेकिन वहां पे उसको तिलक नहीं हुआ, राजा नहीं बना, राजा रामचंद्र राजा नहीं बने। भरत बाद में कहा गया कि भरत बनेंगे तो राजगद्दी भरत लिए नहीं। तो इसी तरीके से राम बाद में आए तो बने। इसी तरीके से इसको नहीं मिला था, ये सिर्फ राजा, इसको राजा कोई नहीं करता था क्योंकि राज करना जानता ही नहीं था। राजा था, राजा के तौर पे था, ये युद्ध करना जानता था, लेकिन ऐबक का राज तिलक नहीं हुआ था, लेकिन उसका राज तिलक हुआ, राजा के तौर पे इसको माना जाए। तो बख्तियार खिलजी इसका क्या था? सेनापति था। और इसका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसका गुरु जो था बख्तियार काकी इसका नाम था। ये था बख्तियार काकी किसके साथ? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ आया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो सूफी संत था इसके साथ ये आया था, जिसका नाम था बख्तियार काकी। कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन का ये शिष्य था। और इसने अपना गुरु, ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था ना, इसके जो शिष्य थे बख्तियार काकी, इसको ऐबक ने इसको अपना गुरु बना दिया। इससे बहुत प्रभावित हुआ। इसके चक्कर में इसने कुतुब मीनार बनवा दिया। बोला कि हम कुतुब मीनार बना देते हैं, हम अपने गुरु से बहुत ठीक ठाक खुश हैं, हमारा गुरु बहुत मस्त है। अब अजमेर में इसने क्या किया था? कौन? ऐबक ने अजमेर पहुंचा। अजमेर में एक मतलब मान लीजिए क्या था? विद्यालय था। उस विद्यालय को इसने क्या क्या मरम्मत करवा दिया 2.5 दिन में। और इसी को कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। किसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया? ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अब यहाँ पे इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ये अजमेर जाता है और अजमेर में इसकी मृत्यु हो जाती है। देखो, इसको लाख वक्स भी कहा जाता है, इसको कुरान खान भी कहा जाता है। कुरान का पूरा इसके पास जानकारी था। ये गरीबों को बहुत ज्यादा प्रेम करता था, गरीबों को बहुत ज्यादा देन लेन करता था, इसलिए इसे लाख वक्स कहा गया था। और इसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है कब? 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे? ये लाहौर में जाता है और लाहौर में ये फैराना कहा जाता है, उसे पोलो उसे कहा जाता है, घोड़े में बैठ के चलाना। वो चला रहा था और जैसे ही गिरा बहुत सारे घोड़े आए और इसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पे घोड़े चढ़ जाते हैं इसके ऊपर और इसकी मृत्यु हो जाती है। ये यहाँ तक खत्म हो जाता है। लेकिन ध्यान में रहे कि जैसे ही हम लोग ये दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इन वंशज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो दिल्ली सल्तनत हम लोग अभी नहीं, यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं गुलाम वंश से स्टार्ट करूंगी, जिसमें 1206 से लेके कब से 1290 तक चला था। लेकिन जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, सिर्फ इसने 1206 में इसके ससुर जी खत्म हुए और ये डायरेक्ट ये 1200 कितने में खत्म हो गया था? 1210 में ये खत्म हुआ। यानी 4 साल सिर्फ इसने राज किया था दिल्ली पर। इसके बाद इसका जो आया था, इसका जो गुलाम था इल्तुतमिश आया, अपना राज तिलक कराया। सिर्फ इसे इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया।
नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं आपको दिल्ली सल्तनत के विषय में बताऊंगी। यहाँ तक समझ में आया होगा, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।